चैप्टर्स 1797, 1798, 1799। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 1797 रैंक 9 इमॉर्टल मटेरियल के लिए धौंस जमाना। छपक छपक छपक। समुंदर की लहरों की आवाजें और साफ आसमान में समुद्री परिंदों की चीखें फैंग युआन के कानों में आ रही थी। उसके सामने ईस्टर्न सी का समुद्री इलाका सूरज की हल्की गुनगुनी धूप में चमक रहा था। हल्की और ताजगी भरी समुद्री हवा उसके चेहरे से टकराई। लेकिन फैंग युआन थोड़ा उदास था। जैसा सोचा था, अभी तक टाइम नहीं आया है। वो जेड फ्लो पर्ल का इस्तेमाल करके सदर्न बॉर्डर से ईस्टर्न सी आया था। उसका टारगेट ब्लू ड्रैगन वेल को ढूंढना था। फैंग युआन के लिए रिग्रेट गू हासिल करना एक शानदार बात होती, क्योंकि वो अपने ढेर सारे रैंक 6 इमॉर्टल गू का रैंक बढ़ाना चाहता था ताकि उसकी अपनी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ सके। रिग्रेट गू के साथ वो अपने नुकसान को कम कर सकता था और गू रिफाइन करने के रिस्क को बिल्कुल नीचे ला सकता था। असल में अपनी रीबर्थ के बाद से वो यहाँ कई बार आ चुका था। ये वही समुद्री इलाका था जहां उसने पिछली लाइफ में मियाओ मिंग शेन के ग्रुप का पीछा किया था और ब्लू ड्रैगन वेल को देखा था। बदकिस्मती से फैंग युआन ब्लू ड्रैगन वेल को ढूंढने में सफल नहीं हो पाया। क्या मुझे मियाओ मिंग शेन पर अटैक करके उसका मेथड छीन लेना चाहिए? इस मेथड से मैं खुद हाई ब्लू ड्रैगन वेल की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ सकता हूं। यह ख्याल फैंग युआन के दिमाग में चमका और उसने जल्दी से इसके रिस्क को एवेल्युएट किया। अगर उसने एक्शन लिया तो मियाओ मिंग शेन कोई प्रॉब्लम नहीं था। फैंग युआन तो चू यंग की आइडेंटिटी इस्तेमाल करके विजडम पाथ के तरीकों से मियाओ मिंग शेन के खिलाफ साजिश भी कर सकता था। असली अनसर्टेनिटी ये थी कि फैंग युआन को ये नहीं पता था कि वो मेथड क्या था। अगर वो कोई आम सा इमॉर्टल किलर मूव होता तो ठीक था, लेकिन अगर वो कोई अजीबोगरीब मेथड निकला और उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाया तो मामला उल्टा पड़ जाता। फैंग युआन के डिडक्शन के मुताबिक दूसरे वाले ऑप्शन की पॉसिबिलिटी कम नहीं थी, क्योंकि उसकी पिछली लाइफ के 500 सालों में उसने कभी नहीं सुना था कि किसी ने मियाओ मिंग शेन से ये मेथड छीना हो। ईस्टर्न सी में रैंक 8 गो इमॉर्टल्स भी द जबकि मियाओ मिंग शेन सिर्फ रैंक 7 का था और उसका मेथड पैराडाइज अर्थ के एक असली इनहेरिटेंस से जुदा था। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो रैंक 8 गो इमॉर्टल्स इससे अट्रैक्ट ना हुए हों। लेकिन इन गो इमॉर्टल्स ने जैसे कोई मूव लेने की इच्छा ही नहीं दिखाई, जिससे साफ पता चलता था कि सिचुएशन यूटीएनआई सिंपल नहीं थी जितनी दिखती थी। मेरी पिछली लाइफ के हिसाब से मुझे बस सब्र से वेट करना है और मियाओ मिंग शेन के पीछे पीछे इनहेरिटेंस ग्राउंड में जाना है। लेकिन इसमें एक कमी है और वो है इंक इफेक्ट। मेरी पिछली लाइफ में मियाओ मिंग शेन ने काफी सोच विचार के बाद चू यंग को चुना था। क्या वो इस लाइफ में भी चू यंग को ही चुनेगा? फैंग युआन ने जड़े फ्लो पर्ल का इस्तेमाल करके सदर्न बॉर्डर वापस आ गया। इस वक्त सदर्न बॉर्डर 5 रीजन्स में सबसे सेफ था। भले ही सदर्न बॉर्डर का राइचस पाथ उसके खिलाफ मूव करता, उसके पास काफी सारे कैदी द बार्गेनिंग चिप के तौर पर, और उससे सदर्न बॉर्डर की सिचुएशन की सबसे गहरी समझ भी थी। फैंग युआन को मियाओ मिंग शेन के खिलाफ एक्शन लेने की कोई जल्दी नहीं थी। उसके रिबर्थ के बाद से बनाए गए सोची समझी प्लान्स आराम से आगे बढ़ रहे थे, और अगर वो मियाओ मिंग शेन पर अटैक करना भी चाहता तो इस वक्त ऐसा करना बहुत जल्दबाजी होती। हर चीज तरीके से और सही वक्त पर होनी चाहिए। कभी कभी स्पीड बढ़ानी पड़ती है तो कभी कभी धीमा होना पड़ता है। बहुत ज्यादा तेजी और जोश में काम करने से आखिरी नतीजा जल जाता, लेकिन अगर कोई बहुत धीरे काम करता तो वो इनएक्शन की वजह से अपना चांस खो देते। फैंग युआन को पहले से ही पता था कि उससे किस स्पीड का इस्तेमाल करना है, और इस पर उसकी पकड़ एकदम मजबूत थी। उसका ने काम अभी भी उसका क्लोन था। उससे एक ड्रैगनमैन क्लोन बनाना था। फैंग युआन ने बाइनिंग बिंग का ड्रैगनमैन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हासिल कर लिया था और इस पर रिसर्च भी शुरू कर दी थी। इस मेथड का नाम था ह्यूमंस अलाइक ड्रैगन्स गू रिफाइनमेंट मेथड। इसमें गू इमॉर्टल खुद एक गू मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता था और रेजिंग वेव राइजिंग ड्रैगन फायर के साथ रिफाइन किया जाता था, जिससे उनकी रेस बदल जाती थी और वो ड्रैगनमैन बन जाते थे। इस मेथड का सक्सेस रेट बहुत ही कम था। गू रिफाइनमेंट प्रोसेस के दौरान गू इमॉर्टल के सारे डाओ मार्क्स पर असर पड़ता था। जब फैंग युआन ने पहली बार ये मेथड पढ़ा था तो वो इसके इनक्रेडिबल कॉन्सेप्ट पर हैरान रह गया था। फिर उसे इस मेथड की कमी का पता चला। यह मेथड ड्यूक लॉन्ग ने बनाया था जो कि पथ और ट्रांसफॉर्मेशन पथ में माहिर था। रिफाइनमेंट पाथ में उसकी कोई खास पकड़ नहीं थी और उसने ज्यादातर की पथ और ट्रांसफॉर्मेशन पथ का इस्तेमाल करके रिफाइनमेंट पाथ को इमिटेट किया था। लेकिन फैंग युआन एक रिफाइनमेंट पाथ का क्वाजी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर था। वो इस मेथड को रिफाइनमेंट पाथ के एस्पेक्ट में काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकता था। इंप्रूव करने के बाद सक्सेस रेट भी काफी बढ़ जाएगा और शायद 10% तक पहुंच जाएगा।
ये 10 में से एक का सक्सेस रेट था। ये पहले से हाई फैंग युआन की लिमिट थी, वो इससे ज्यादा इंप्रूव नहीं कर सकता था। क्योंकि ह्यूमंस अलाइक ड्रैगन्स गू रिफाइनमेंट मेथड असल में एक ह्यूमन पाथ किलर मूव था और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन पथ की गहराइयां भी शामिल थीं। फैंग युआन का ट्रांसफॉर्मेशन पाथ ड्यूक लॉन्ग से मैच नहीं कर सकता था और ह्यूमन पाथ अटेनमेंट में तो वो और भी पीछे था। इसलिए ह्यूमंस अलाइक ड्रैगन्स गू रिफाइनमेंट मेथड एक सुप्रीम मटेरियल भी था जो फैंग युआन को ह्यूमन पाथ का कुछ एसेंस समझने में मदद कर सकता था। असली रुकावट अभी भी रेजिंग वेव राइजिंग ड्रैगन फायर है। रेजिंग वेव राइजिंग ड्रैगन फायर एक बेहद रेयर रैंक 9 इमॉर्टल मटेरियल था। यह हेवन, अर्थ और ह्यूमन की 3 फ्लेम्स में से ह्यूमन फ्लेम थी। बाइशियांग ग्रोटो हेवन में एक आग का गोला था, लेकिन वो बाइनिंग बिंग ने पहले ही इस्तेमाल कर लिया था। ट्रेजर येलो हेवन में ये नहीं था। ट्रेजर येलो हेवन में इसे खरीदने का ऑफर डालूं? नहीं, फैंग युआन के पास एक बेहतर ऑप्शन था। शिया क्लैन का हेडक्वार्टर्स हॉल में एक भारी और दम घूट देने वाला माहौल था। फैंग युआन की रैंसम की चिट्ठी अब भी सबसे पहले शिया क्लैन को हाई भेजी गई थी। ये बदमाश फैंग युआन एक घिनौना मुजरिम है, यूज तो मौत की सजा मिलनी चाहिए। हमें यूज मारना हाय होगा। शिया फेई क्वाई ने गुस्से भरे एक्सप्रेशन के साथ चिल्लाया। दूसरे शिया क्लैन के गू इमॉर्टल्स के चेहरे पीले पद गए थे और उनके एक्सप्रेशंस बिगड़े हुए थे। गुस्से और नफरत के अलावा इन राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स को ऐसा भी लग रहा था जैसे वो सपना देख रहे हों और कुछ भी असली ना हो। महान शिया क्लैन, एक सुपरफोर्स, को एक डेमोनिक पाथ गू इमॉर्टल ब्लैकमेल कर रहा था और इस रैंसम की वजह थी शिया क्लैन के सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट, शिया क्लैन की नींव, शिया क्लैन की सबसे बड़ी अथॉरिटी, फर्स्ट सुप्रीम एल्डर शिया चा का किडनैप होना। अगर किसी ने इस हमले से पहले शिया क्लैन के गू इमॉर्टल्स को बताया होता कि ऐसा होगा, तो शिया क्लैन के गू इमॉर्टल्स जरूर यूएस आदमी को कुछ जोर के थप्पड़ मारते और शायद यूएस पर चिल्लाते भी कि होश में आ जा। लेकिन इस वक्त शिया क्लैन के गू इमॉर्टल्स का मन कर रहा था कि वो खुद को थप्पड़ मारें। यह सिचुएशन इस हालत तक कैसे पहुंच गई? शिया क्लैन के सेकंड सुप्रीम एल्डर शिया चाओ पर सबसे ज्यादा प्रेशर था। उसने एक ठंडी सांस ली और कहा, तुम सबने वो मॉर्टल लेटर गू देख लिया है? फैंग युआन रेजिंग वेव राइजिंग ड्रैगन फायर मांग रहा है। इस पर तुम लोगों का क्या ख्याल है? शिया क्लैन के इमॉर्टल्स एक दूसरे को देखते रहे, चुपचाप। शिया चाओ सिर्फ एक नाम की तरफ इशारा कर सका और शिया फेई क्वाई की तरफ देखा। बोलो, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत चिल्ला रहे थे ना? अपने विचार बताओ। शिया फेई क्वाई का गुस्सा बहुत तेज था और वो फैंग युआन से बेहद नफरत करता था, लेकिन वो काफी देर तक चुप रहा और फिर बोला, जब हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स भी इस शैतान फैंग युआन से छुटकारा नहीं पा सके, तो वो भले हाई रैंक 7 का हो, लेकिन है बड़ा ही खतरनाक। अगर वो सच में लेडी शिया चा की जान लेना चाहता, तो वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता। शायद हम दूसरे क्लान्स के साथ अलायंस बना सकते हैं? फैंग युआन हमें ब्लैकमेल कर रहा है, वो जरूर दूसरे क्लान्स को भी ब्लैकमेल करेगा। शिया लियू पेई ने तुरंत जवाब दिया, हमने जिसे खोया है वो हमारी फर्स्ट सुप्रीम एल्डर हैं, अनबाहर वालों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? अभी तो वो चाहते हैं कि हम लेडी शिया चा को खो दें, जबकि फैंग युआन जरूर दूसरे फोर्सेस को ब्लैकमेल करेगा। क्या तुमने देखा कि उनमें से किसी ने हमसे कांटेक्ट किया? तुम? शिया फेई क्वाई ने घूर कर देखा, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, अगर हम कॉम्प्रोमाइज करना भी चाहें, तो हमारे पास रेजिंग वेव राइजिंग ड्रैगन फायर नहीं है। सिर्फ इसलिए कि हमारे पास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के पास भी ना हो। शायद वो शैतान फैंग युआन पहले सिर्फ एक बड़ी कीमत रख रहा है और हमारे नेगोशिएट करने का वेट कर रहा है। शिया क्लैन के गू इमॉर्टल अपने विचार बताते रहे। पिछली लाइफ की तरह ही शिया क्लैन का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन फैंग युआन के हाथ में था। शिया क्लैन के गू इमॉर्टल्स सिर्फ हार मान सकते थे और फैंग युआन से ब्लैकमेल हो सकते थे। फैंग युआन का जवाब सीधा था, मुझे इधर उधर की बातें मत सुनाओ, मुझे रेजिंग वेव राइजिंग ड्रैगन फायर चाहिए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसे कैसे हासिल करते हो, लेकिन हम तभी बात करेंगे जब तुम इसे ले आओगे, वरना शिया चा की जिंदगी। ही फैंग युआन पिछली लाइफ के कंपैरिजन में और भी शांत था। पिछली लाइफ में उसे सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ को ब्लैकमेल करते वक्त कई बार जांच पड़ताल करनी पड़ी थी। इस लाइफ में वो हर क्लैन की लिमिट से वाकिफ था। शिया क्लैन को तो वो आड़े हाथों लेने वाला था। भले हाई शिया क्लैन और बा क्लैन दोनों ने रैंक 8 गो इमॉर्टल्स को कैदी के रूप में खोया था, शिया क्लैन की सिचुएशन फिर भी सबसे खराब थी, क्योंकि बा क्लैन के पास अभी भी एक और रैंक 8 कैंडिडेट था, बादा। तो फैंग युआन का ब्लैकमेल का पहला टारगेट अब भी शिया क्लैन हाई था।
शिया क्लैन के पास रेजिंग वेव राइजिंग ड्रैगन फायर नहीं था, जो फैंग युआन की उम्मीद के मुताबिक ही था, क्योंकि उसने पहले हाई शिया चा की सोल सर्च कर ली थी और ट्रेजरी में रेजिंग वेव राइजिंग ड्रैगन फायर नहीं देखा था। दूसरे रैंक 7 शिया क्लैन गू इमॉर्टल्स को शायद ट्रेजरी की सारी चीजों के बारे में ना पता हो, लेकिन शिया चा को फर्स्ट सुप्रीम एल्डर होने के नाते सारी डिटेल्स जरूर पता थी। असल में फैंग युआन को सच में नहीं पता था कि सदर्न बॉर्डर की किस फोर्स के पास रेजिंग वेव राइजिंग ड्रैगन फायर है। मुमकिन था कि किसी क्लैन ने इसे स्टोर कर रखा हो, लेकिन रैंक 9 इमॉर्टल मटेरियल ट्रेजरी में इतना नीचे छुपा हो कि सिर्फ फर्स्ट सुप्रीम एल्डर को हाई इसके बारे में पता हो। यह भी पॉसिबिलिटी थी कि यह आग सदर्न बॉर्डर के किसी भी राइचस पाथ फोर्स के पास ना हो। फैंग युआन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ को हाई ये हेडेक देने वाला था। फैंग युआन के प्लान में ड्रैगनमन क्लोन एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था, क्योंकि ये क्लोन ड्रैगन पलस को हासिल करने में शामिल होगा। फैंग युआन के पास ड्रैगन पलस के बारे में कोई साफ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन वो ये डिड्यूस कर सकता था कि ड्रैगनमन क्लोन हाई ड्रैगन पलस को इनहेरिट करने की सबसे जरूरी चाबी होगा। पिछली लाइफ में बाइनिंग बिंग का ड्रैगन पलस का ओनर बैन पाना इसका सबसे बड़ा सबूत था। फैंग युआन ने सदर्न बॉर्डर राइचस पाथ से वसूली की और साथ हाई कल्टिवेट करना और अपने गेन्स को अब्जॉर्ब करना जारी रखा। थोड़ी ही देर में उसने सफलतापूर्वक टाइम कटिंग एज को इंप्रूव कर लिया। नया टाइम कटिंग एज पिछली लाइफ के कंपैरिजन में 30% ज्यादा पावरफुल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि फैंग युआन के पास पिछली लाइफ के मुकाबले बहुत ज्यादा टाइम पाथ इमॉर्टल गू थे। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि उसने लंग या ब्लेस्ड लैंड हासिल कर लिया था, बल्कि इसलिए भी कि सदर्न बॉर्डर इमॉर्टल्स के अटैक के दौरान ईयर्स फ्लो एग्जीक्यूशन फॉर्मेशन पिछली लाइफ की तरह सीरियसली डैमेज नहीं हुआ था, इसलिए बहुत से टाइम पाथ इमॉर्टल गू बच गए थे। एक और पॉइंट था, फैंग युआन ने अपने प्लान में सदर्न बॉर्डर राइचस पाथ की ट्रेजरीज के कुछ टाइम पाथ इमॉर्टल गू को भी कैलकुलेट कर लिया था। पहला शिया क्लैन, फिर बा क्लैन और यी क्लैन। यी क्लैन का गू इमॉर्टल यी यांग, यी क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर का खून का रिश्तेदार था और क्लैन का एक उत्तराधिकारी था जिसे फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने पाला पोसा था, वो क्लैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। चौथा था ची क्लैन। फैंग युआन का ची क्लैन के प्रति रवैया काफी फ्रेंडली था। भाई ची कुयू, हम सच में बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेन सदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स को तुम्हारी वजह से ही पकड़ पाया। मैं तुम्हारे सेकंड सुप्रीम एल्डर को सीधे तुम्हें लौटा दूंगा। ची कुयू का चेहरा एक पटीले के तले की तरह काला पड़ गया। मुझसे इतना क्लोज होने की कोशिश मत करो। ची कुयू को अंदर से एक तेज नफरत महसूस हुई। उसने पाया कि वो फैंग युआन के जाल में इतना गहरा फंस गया था कि वो बाहर नहीं निकल सकता था। पिछले कुछ दिनों से उसका मूड बेहद भारी था, क्योंकि वो जानता था कि फैंग युआन सदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स को पकड़ पाया था। उसकी में वजह ड्रीम रेल्म्स थे, और वो ही था जिसने चुपके से ये ड्रीम रेल्म्स फैंग युआन को दिए थे। अगर सदर्न बॉर्डर राइचस पाथ को इस बड़े सीक्रेट का पता चल जाता तो सिर्फ ची कुयू हाई नहीं, बल्कि ची क्लैन भी बड़े खतरे में पड़ जाता। ड्रीम रेल्म की ट्रेडिंग ची कुयू के लिए एक खतरा बन गई थी। वो सच में इन खतरनाक डील्स को रोकना चाहता था, लेकिन क्या अब ये पॉसिबल था? वो जिसका सामना कर रहा था वो फैंग युआन था। ये सोचते हाई ची कुयू का दिल ठंडा पड़ गया। चैप्टर 1798 किस्मत की प्रेरणा सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर मिनी सदर्न बॉर्डर। गड़गड़ाहट, एक जोर की आवाज सुनाई दी। जमीन एक पाल के लिए कांपी और फिर एक अर्थ पाथ किलर मूव की घनी रोशनी ने आसपास के सोली को कवर कर लिया। जैसे एक बड़ा सा अनदेखा हाथ नरम मिट्टी को आकार दे रहा हो। आसपास का इलाका नीचे धंसने लगा जबकि बाहर की जमीन ऊपर उठने लगी, जिससे एक गोल घाटी बन गई। ये धंसी हुई जमीन पहाड़ों से घिरी हुई थी, जिससे एक ऐसा माहौल बना जो बाहर से अलग थलग था। इस धंसी हुई जमीन में कोई पेड़ पौधे नहीं थे, मिट्टी भी कम थी। इसकी जगह यह बड़ी मात्रा में स्टील मटेरियल से ढकी हुई थी। यह व्हाइट स्टील बोल वैली है। रॉकमैन गू इमॉर्टल शी शी चेंग ने यह सीन घाटी के बाहर से हैरानी से देखा। फैंग युआन के पास अनगिनत पावरफुल मेथड्स द उसने आराम से बिना ज्यादा मेहनत किए एक और मिड स्केल रिसोर्स पॉइंट बना दिया। इन दिनों में शी शी चेंग ने दूसरे गू इमॉर्टल से बात की थी और उससे सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर की विशा अल्टा और उसमें फैले हुए ढेर सारे रिसोर्सेज के बारे में गहरी समझ मिली थी। इतनी गहरी नींव हैरान करने वाली थी और इन गू इमॉर्टल्स का अपने फ्यूचर को लेकर कॉन्फिडेंस बढ़ा रही थी। लेकिन जिस चीज ने शी शी चेंग को और भी ज्यादा हैरान किया वो थी फैंग युआन की हिम्मत। दूसरे गू इमॉर्टल्स हिम्मत नहीं करते, लेकिन फैंग युआन ने मजबूत दुश्मनों से लड़ाई की, सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ को टारगेट बनाया। इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उसने न सिर्फ अन पर अटैक किया बल्कि जीता भी और इन सदर्न बॉर्डर गू इमॉर्टल्स को पकड़ भी लिया। अगर ये कैदी ना होते
तो फैंग युआन इन रिसोर्सेज को कैसे एक्सटॉर्शन करके आसानी से व्हाइट स्टील बोल वैली बना पाता? फैंग युआन के मुकबल रॉकमैन ट्राइब के गू इमोर्टल्स हद से ज्यादा कंजर्वेटिव लगते थे। लॉर्ड फैंग युआन हाई वो हैं जिनके पीछे हमें चलना चाहिए। शी चेंग का झुकाव फैंग युआन की तरफ बढ़ता जा रहा था। वो फैंग युआन के करिश्मा से पूरी तरह से अट्रैक्ट हो गया था और उसके नेचर से दब गया था। इन दिनों ही लूलन और दूसरों की लगातार मेहनत से हर रिसोर्स को ठीक से अरेंज कर दिया गया था। सॉवरन इमोर्टल एपर्चर पहले बंजर था, लेकिन ब्लेस्ड लैंड्स और ग्रोटो हेवंस को मिलाने से उसमें बड़ी मात्रा में रिसोर्सेज इकट्ठा हो गए थे और अब यह रिसोर्सेज बड़े ही शानदार और आपस में तालमेल बिठाते हुए डिस्ट्रीब्यूट किए गए ताकि एक बैलेंस्ड इकोलॉजी बन सके। कोई अफरा तफरी या आपस में कोई गड़बड़ नहीं थी। रिसोर्सेज एक दूसरे को बढ़ने में मदद कर रहे थे। यह फैंग युआन के विजडम पाथ का इस्तेमाल करके किए गए मेटिकुलस डिडक्शंस का नतीजा था। अगला स्टेप था कुछ खाली जगहों को भरना, जैसे कि व्हाइट स्टील बोल वैली, जिसे टाइकू जोंग बनाना चाहता था लेकिन अभी तक शुरू नहीं किया था। इसके साथ टाइकू जोंग खुद एजगू को फीड कर सकता था और उससे बाहरी सोर्सेस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। फैंग युआन ने यहां की कमी पहले ही पूरी कर दी थी। पिछली लाइफ में उसने ये प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था और इस लाइफ में ये और भी आसान था। जरूरी रिसोर्सेज के लिए फैंग युआन ने उन्हीं सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ से वसूल लिया था। फैंग युआन को साफ महसूस हो रहा था कि इस लाइफ में सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ से वसूली करना पिछली लाइफ के मुकाबले काफी आसान था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सदर्न बॉर्डर के गू इमोर्टल्स का रेजिस्टेंस काफी कमजोर हो गया था। फैंग युआन ने जो वीडियो हेवनली कोर्ट में दिखाया था, जिसमें वो चेन ये और थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क को मार रहा था, उसने सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ को बुरी तरह हिला दिया था। जब हेवनली कोर्ट भी इस शैतान फैंग युआन से हार गया, तो इसमें अजीब क्या है कि हमारा सदर्न बॉर्डर राइचस पाथ उससे डील नहीं कर पाया। भले हाई सदर्न बॉर्डर के गू इमोर्टल्स इस बात को ना माने, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये जानते थे। ऊपर से फैंग युआन का वसूली में इतना एक्सपीरियंस, इन सदर्न बॉर्डर राइचस पाथ फोर्सेस के पास झुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस लाइफ की वसूली पिछली लाइफ से अलग भी थी। पिछली लाइफ में फैंग युआन का अन्य मकसद यह एसेंस पूल बनाना था और इसलिए उसने बहुत से कीमती और रेयर इमोर्टल मटेरियल्स वसूल किए थे। इस लाइफ में उससे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी और उसने डिमांड्स बदलकर दूसरी चीजों की कर दी, लेकिन वो अभी भी ज्यादातर इमोर्टल मटेरियल्स हाई थे। इन इमोर्टल मटेरियल्स का एक छोटा हिस्सा सॉवरन इमोर्टल एपर्चर की खामियों को भरने में इस्तेमाल हुआ, जैसे व्हाइट स्टील बोल वैली बनाना। बचा हुआ बड़ा हिस्सा उसके इमोर्टल गू के रैंक्स को आगे बढ़ाने की तैयारी के लिए था। इस लाइफ में फैंग युआन के पास पिछली लाइफ के मुकाबले बहुत ज्यादा इमोर्टल गू थे। रैंक 6 इमोर्टल गू ज्यादा द, लेकिन वो उसके लिए बहुत कमजोर थे क्योंकि वो रैंक 8 पर था। तो बड़े पैमाने पर रिफाइनमेंट जरूरी था और इससे फैंग युआन की कॉम्प्रहेंसिव बैटल स्ट्रेंथ में एक बड़ा इजाफा होता। उसने ये पिछली लाइफ में किया था और इस लाइफ में ये बहुत आसान होगा क्योंकि उसने लंग या ब्लेस्ड लैंड को अपने साथ मिला लिया था और उसके पास बहुत सारे रिफाइनमेंट पाथ इमोर्टल गू थे। उसने आगे की प्लानिंग की, इन इमोर्टल मटेरियल्स को पहले से तैयार कर लिया। एपर्चर्स को मिलाने से माइल गेन्स लगभग पूरी तरह से प्रोसेस हो चुके थे। पूरे सॉवरन इमोर्टल एपर्चर का डेवलपमेंट पहले हाई 16% तक पहुंच चुका था। ये उसके पिछली लाइफ में पहुंचे हाईएस्ट लिमिट के करीब था। इसके अलावा उसके पास अभी भी ल्यू हाओ और बाशीबा के इमोर्टल एपर्चर्स द मिलाने के लिए साथ हाई बीस्ट कैलेमिटी ग्रोटो हेवन भी। किलर मूव से फेमिलियर हो रहा था। ट्रू इनहेरिटेंसेस पर अभी भी रिसर्च चल रही थी और वो अभी भी ह्यूमन पथ को समझ रहा था। फैंग युआन ने कुछ टाइम निकालकर एक बार फिर रिवर ऑफ टाइम में जाने का सोचा। वो अपने पूरे ड्रीम क्लोन को भूल नहीं पा रहा था। भले हाइपियो ड्रीम क्लोन का प्लान एक झटका खा चुका था, फैंग युआन ने स्टोन लोटस आइलैंड के फ्यूचर सेल्फ किलर मूव के बारे में सोचा। शायद मेन फ्यूचर सेल्फ का इस्तेमाल करके एक गू इमोर्टल लेवल का पूरे ड्रीम क्लोन ला सकता हूं। प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन में 4 जंजी हर वक्त रिवर ऑफ टाइम पर नजर रखे हुए थे, लेकिन वो फैंग युआन के निशान तक नहीं ढूंढ पाए। फैंग युआन उनसे कहीं ज्यादा प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन को समझता था। वो आसानी से स्टोन लोटस आइलैंड पहुंचा और पूरे ड्रीम क्लोन पर फ्यूचर सेल्फ का इस्तेमाल किया। लेकिन फैंग युआन को निराशा हुई क्योंकि पूरे ड्रीम क्लोन में जरा सा भी बदलाव नहीं आया। क्या ये इसलिए है कि पूरे ड्रीम क्लोन ड्रीम रेल्म से बना है और ज्यादातर किलर मूव्स पर बेअसर हैं? या इसलिए कि पूरे ड्रीम क्लोन का कोई ऐसा फ्यूचर हाई नहीं है जिसमें वो इमोर्टल बन सके? फैंग युआन का पूरे ड्रीम क्लोन पहले से हाई रैंक 5 पीक स्टेज पर था, इमोर्टल असेंशन से बस एक कदम दूर। लेकिन इस कदम में जानलेवा खतरा था, इसलिए फैंग युआन ने समझदारी से रुकने का फैसला किया।
अगर फ्यूचर सेल्फ इसलिए बेअसर है क्योंकि पूरे ड्रीम क्लोन का इमोर्टल बनने का कोई फ्यूचर नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह है कि मेरी अभी की स्ट्रेंथ से पूरे ड्रीम क्लोन के ट्रिब्यूलेशन की कोई उम्मीद नहीं है? ये सोचते हुए फैंग युआन को अचानक थोड़ी दिलचस्पी महसूस हुई। ट्री करने में कोई हर्ज नहीं है। उसने तुरंत इमोर्टल किलर मूव एक्सपोजिंग हेवनली सीक्रेट को एक्टिवेट किया। यह किलर मूव हेवनली सीक्रेट इमोर्टल गू को कोर के रूप में इस्तेमाल करता था और टारगेट के अगले कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस के कंटेंट्स को देख सकता था। खाली एक्सपोजिंग हेवनली सीक्रेट का पूरे ड्रीम क्लोन पर कोई असर नहीं हुआ। क्या ये प्योर ड्रीम क्लोन की कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से है, या इसलिए कि एक्सपोजिंग हेवनली सीक्रेट अभी ड्रीम पाथ कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस को टारगेट नहीं कर सकता? फैंग युआन परेशान था। बहुत कम गू वॉर्म्स थे जो पूरे ड्रीम क्लोन पर असर करते थे। रेलिक गू असरदार था क्योंकि वो एक ह्यूमन पाथ गू वर्म था। प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी एक इंसानी जिस्म था, इसलिए ह्यूमन पाथ गू वॉर्म्स पर असर करते थे। लेकिन असल में कई दूसरे गू वॉर्म्स प्योर ड्रीम क्लोन पर बिल्कुल बेअसर थे, क्योंकि पूरे ड्रीम क्लोन ड्रीम रेल्म्स से बना था और यूएस में ड्रीम रेल्म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स थीं। फैंग युआन ने पहले कई मुश्किलों को पार करने या मुसीबत खड़ी करने के लिए ड्रीम पथ की सुपीरियॉरिटी पर भरोसा किया था, लेकिन अब वो इसी सुपीरियॉरिटी की वजह से फंस गया था। जैसे हेवन ओवरसीइंग टावर लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग और दूसरे लीड सोल इनटू ड्रीम का मुकाबला नहीं कर पाए थे, यहां तक कि स्पेक्ट्रल सोल भी ड्रीम रेल्म के अंदर सो गया था। मौजूदा मेथड्स का ड्रीम रेल्म्स के खिलाफ ना के बराबर असर था। फैंग युआन के पास असल में कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशन से निपटने के कई तरीके थे, जैसे कैलामिटी बेकनिंग इमोर्टल गू या एंडलेस ट्रबल किलर मूव। लेकिन क्या ये मेथड्स ड्रीम पाथ कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशन से डील कर पाते? फैंग युआन ने मन ही मन सर हिलाया। इसका चांस लगभग ना के बराबर था। एक लौटी पॉसिबिलिटी है कि एक करस्पॉन्डिंग ड्रीम पाथ किलर मूव डेवलप किया जाए, लेकिन फैंग युआन का ड्रीम पाथ अटेनमेंट लेवल अटका हुआ था। अपनी पिछली लाइफ के 500 सालों में उसने ड्रीम पाथ रिसर्च को प्रायोरिटी नहीं दी थी और ब्लड पथ के पीछे लगा रहा था। रिवर ऑफ टाइम से लौटने के कुछ ही समय बाद फैंग युआन को एक खुशनुमा हैरानी हुई, क्योंकि ड्रैगनमन क्लोन प्लान में प्रोग्रेस हुई थी। शिया क्लैन ने बताया कि शान क्लैन के ट्रेजर रेल्म में रेजिंग वेव राइजिंग ड्रैगन फायर है और वो अभी उसके लिए ट्रेड करने की प्रोसेस में थे। शान क्लैन का ट्रेजर रेल्म, यह शान क्लैन के क्रिएटर द्वारा छोड़ा गया इमोर्टल एपर्चर होना चाहिए। एंसेस्टर की मौत के बाद वो शैंगलियांग माउंटेन में रह गया, क्योंकि गू इमोर्टल्स यूएस में एंटर नहीं कर सकते। यहां तक कि शान क्लैन के गू इमोर्टल्स को भी नहीं पता कि वो ग्रोटो हेवन है या ब्लेस्ड लैंड। लगता है इस ट्रेजर रेल्म की नींव मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरी है। फैंग युआन ने शान क्लैन की नींव पर हैरानी जाहिर की। शान क्लैन हमेशा से सदर्न बॉर्डर गू इमोर्टल वर्ल्ड के टॉप कुछ क्लान्स में से एक रहा था, और अपनी यूनिक जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से उन्होंने दूसरे सुपर फोर्सेस के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखे थे। अगर शिया क्लैन रेजिंग वेव राइजिंग ड्रैगन फायर हासिल कर लेता है तो मेरे ड्रैगनमन क्लोन की आधी रुकावटें बाकी रह जाएंगी। फैंग युआन ने सब्र से इंतजार किया और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता रहा। 5 रिस्ट्रिक्शन प्रोफाउंड लाइट की के इस्तेमाल के मामले में उससे और ज्यादा एक्सपीरियंस और इंसाइट मिल रही थी, और अब वो एक ही समय में 4 अलग अलग लाइट ची इस्तेमाल कर सकता था। उसकी सोल कल्टिवेशन हर बार तेजी से बढ़ रही थी। उसने ड्रैगनमन क्लोन के लिए अपनी सोल को फिर से स्प्लिट किया था, लेकिन इसके बावजूद उसकी सोल कल्टिवेशन धीरे धीरे 80 मिलियन मैन सोल तक पहुंच रही थी। ची क्लैन के साथ ड्रीम रेल्म की ट्रेडिंग चुपके से जारी थी। ची कुयो ने अपनी सिचुएशन से समझौता कर लिया था। उसने एक गलती कर दी थी और अब वो उसमें और गहरा ढसता ही जा सकता था। जाहिर है फैंग युआन ने यूएस पर से अपनी निगाह कभी नहीं हटाई। यह रैंक 8 गू इमोर्टल कोई साधारण इंसान नहीं था, और अगर ठीक से हैंडल नहीं किया गया तो पलटवार कर सकता था। खुशकिस्मती से फैंग युआन ने फ्यूचर की तैयारी के लिए पहले हाई ची क्लैन को सपोर्ट करने का फैसला कर लिया था। ची क्लैन को ट्रांजैक्शन से ड्रीम पाथ रिसर्च के रिजल्ट्स माइल, इसने ची कुयू को दर्द के बीच खुशी दी। जब उसने पहले हाई इस एक्सचेंज के लिए हाँ कहकर एक भयानक गलती कर दी है, तो क्यों ना इसे जारी रखा जाए। ची कुयू रिस्क नहीं लेना चाहता था, लेकिन क्योंकि फैंग युआन ने उससे इस रास्ते पर ला खड़ा किया था, वो सिर्फ दांत पीस कर यूएस गहराई की तरफ बढ़ता रहा। अपने फ्री टाइम में फैंग युआन एंड गू इमोर्टल सोल्स को सोल सर्च करता। भले ही उसने ये अपनी पिछली लाइफ में किया था, उसने इस लाइफ में फिर से किया क्योंकि वो कुछ जांचना चाहता था। वो था इंक इफेक्ट। पिछली लाइफ के मुकाबले इस लाइफ में आए मामूली फर्कों ने फैंग युआन को गहरा सोचने पर मजबूर कर दिया था। एक अजीब सा, ना बयान किया जा सकने वाला एहसास उसके दिमाग में घूम रहा था। क्या ये किस्मत है?
फैंग युआन को लगा जैसे उसने फेट गू द्वारा बुने जाल के एक धागे को छू लिया है। उससे धीरे धीरे एक मजबूत आभास होने लगा, अगर मैं इस पर रिसर्च करता रहा तो मेरी किस्मत के बारे में समझ और गहरी होती जाएगी। ये किस्मत को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। कुछ और रीबर्थ से और क्लूज इकट्ठा करने और डिडक्शंस करने के बाद मैं शायद एक मोर्टल किलर मूव बना सकता हूं जिसका असर किस्मत जैसा हो। अगर मैं इसे लखपत की गहराइयों के साथ मिला दूं तो वो डेस्टिनी होगी, है ना? फैंग युआन का दिमाग हल्का सा झटका और उसकी एड़ी तेज रोशनी से चमक उठी। हेवनली कोर्ट फंग ज्यूगे एम्ब्रॉयडर्ड टावर में तैनात था। ये छोटा सा पवेलियन खूबसूरत सजावटों से सजा था। इसकी दीवारें लाल थीं और इसकी टाइल्स जेड से बनी थीं, दिखने में बेहद नाजुक और सुंदर, लेकिन इसके नींव के सपोर्ट का कुछ हिस्सा गायब था। इमॉर्टल गू हाउस पर तबाही के निशान साफ देखे जा सकते थे। एम्ब्रॉयडर्ड टावर के ऊपर आसमान में खून से सानी 3 खालें सीधे हवा में सिली हुई थीं जो अभी भी जंगलीपन की निशानियां छोड़ रही थीं। उस वक्त जब रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल ने हेवनली कोर्ट पर हमला किया था तो यूज एम्ब्रॉयडर्ड टावर ने रोका था। आखिर में रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल ने आधा एम्ब्रॉयडर्ड टावर तबाह कर दिया, जिसे हेवनली कोर्ट अभी तक आगे ठीक नहीं कर पाया था, लेकिन उसने भी पीछे खून से सानी 3 खालें छोड़ दी थीं। लैंग या ब्लेस्ड लैंड में हार के बाद से फंग ज्यूगे एक गहरी समझ की स्थिति में डूबा हुआ था। उसने ट्रांसफॉर्मेशन पाथ कल्टिवेट नहीं किया था, लेकिन वो यहां जानबूझकर इन 3 खूनी खालों से ट्रांसफॉर्मेशन का एक अंश समझने आया था। यह ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह का कॉन्सेप्ट था, यह किस्मत का ट्रांसफॉर्मेशन था, यह रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल का GHAAV था। रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल मजबूत था जबकि एम्ब्रॉयडर्ड टावर कमजोर, लेकिन मजबूत को कमजोर ने 3 खाले छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये एक नाअपेक्षित बदलाव था। हेवनली कोर्ट लैंग या ब्लेस्ड लैंड पर हमला करने में फेल हो गया। सदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल्स ने फैंग युआन का पीछा किया लेकिन उल्टा पकड़े गए। ये भी उसी तरह के नाअपेक्षित बदलाव थे। बदलावों और ट्रांसफॉर्मेशंस की इस सीरीज ने फंग ज्यूगे की आत्मा की गहराइयों में बार बार गूंजना शुरू कर दिया था। गहरी समझ की स्थिति धीरे धीरे एक ऑप्टिमल कंडीशन में पहुंच रही थी। फंग ज्यूगे के होठों पर एक मुस्कान आई। लगता है मेरा अगला गाना होगा डेस्टिनी सॉन्ग। चैप्टर 1799 सूंग बू जिन एक जाल में फंस गया वेस्टर्न डेजर्ट। फैंग क्लैन का हेडक्वार्टर्स। फैंग दी चांग ने मुंह से खून का एक घूंट उगल दिया और सर के बाल जमीन पर गिर पड़ा। बाबा! फैंग यू जो पास में ही था तुरंत आगे बढ़ा और फैंग दी चांग को सहारा दिया। फैंग दी चांग की चोटें गंभीर थीं और जब वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ तब भी वो लड़खड़ा रहा था और चक्कर आ रहे थे। उसने जल्दी से अपनी हालत का जायजा लिया और कड़वाहट से मुस्कुराया। उसके दिमाग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था। उसमें एक बड़ी दरार थी जो लगभग उसके दिमाग को 2 हिस्सों में बांट देती। उसकी आत्मा भी जख्मी थी और उसका शारीरिक शरीर एक अजीब हरी रोशनी से घिरा हुआ था जिससे वुडपथ की ओर निकल रही थी। फैंग दी चांग ने अपने सामने विशाल महल को देखते हुए एक आह भरी। ये महल एक पहाड़ जैसा ऊंचा था। इसकी हरी ईंटें और सुनहरी टाइल्स पर पौधों की घनी खुशबू फैला रही थीं। इसमें गंभीरता भी थी और जीवंतता भी। महल के दरवाजे पर लगे तख्ते पर 3 बड़े शब्द खुदे हुए, द डिवाइन बीन पैलेस। यह इमॉर्टल गू हाउस आखिरकार जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल ने बनाया है। यह कॉम्प्रहेंसिव है और इसमें कोई कमी नहीं है। मैंने जबरदस्ती डिड्यूस करने की कोशिश की लेकिन इतना बड़ा बैकलैश झेलना पड़ा। मैंने एक वेनरेबल की ताकत को कम आंका और बहुत जल्दबाजी कर दी। फैंग दी चांग ने आह भरी। बाबा, हमारे फैंग क्लैन की सिचुएशन अभी खराब नहीं है, हम इसे धीरे धीरे कर सकते हैं। फैंग यू ने सांत्वना दी। फैंग दी चांग ने सर हिलाया। हालांकि सिचुएशन भी स्थिर है, लेकिन ये अभी भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। वो क्लान्स खुद को रोक रहे हैं क्योंकि वो हमारे थेफ्ट पाथ किलर मूव से हिले हुए हैं, लेकिन उन्होंने हम पर प्रेशर डालना कभी नहीं छोड़ा। हमें हर सेकंड का फायदा उठाना होगा और ढीला नहीं पड़ सकते। जी बाबा। फैंग दी चांग ने डिवाइन बीन प्लस को देखा और फिर से एक आह भरी। साय, ये अफसोस की बात है कि हमारे फैंग क्लैन में कोई वुडपाथ गू इमॉर्टल नहीं है। इस डिवाइन बीन प्लस का कोर वुडपाथ है। अगर कोई रैंक 7 वुडपाथ गू इमॉर्टल मेरी मदद करता तो मुझे इस इमॉर्टल गू हाउस को डिड्यूस करने में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस मिलती। वेस्टर्न डेजर्ट रेगिस्ता अनॉन से भरा था जिसमें ओएसिस सजावट का काम करते थे। इस रीजन में वुडपथ और वाटरपथ सबसे कम कल्टिवेट किए जाने वाले पाथ्स थे। 5 रीजन्स में सदर्न बॉर्डर में सबसे ज्यादा वुडपाथ गू इमॉर्टल्स थे, जबकि ईस्टर्न सी में सबसे ज्यादा वाटरपाथ गू इमॉर्टल्स थे। फैंग यू ने कुछ सोचने के बाद कहा, हमारे फैंग क्लैन में कोई वुडपाथ गू इमॉर्टल नहीं है, लेकिन हमारे पास एक और विजडम पाथ एक्सपर्ट है।
तुम सुंग बुजिन की बात कर रहे हो? फैंग दी चांग की निगाहें सिकुड़ गईं और उसमें एक हल्की सी सतर्कता की झलक आई। क्या उसने तुमसे उसकी सिफारिश करने को कहा? फैंग यू ने सर हिलाया। नहीं, नहीं, ये मैं खुद कह रहा हूं। लॉर्ड सुंग बुजिन ने मुझे कभी कोई इशारा नहीं किया, और असल में क्लैन ज्वाइन करने के बाद वो हमेशा बाहर ही रहा है और उसने मुझसे कभी कांटेक्ट नहीं किया। तब जाकर फैंग दी चांग का चेहरा थोड़ा शांत हुआ। सुंग बुजिन आखिरकार फैंग क्लैन का नहीं है, भले ही उसने हमारा क्लैन ज्वाइन कर लिया है, हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी। बाबा, आपको लॉर्ड सुंग बुजिन की वफादारी पर शक है? फैंग यो ने अपना सर खुजलाया। फैंग दी चांग ने अपनी एंड सिकोड़ ली। अगर मुझे उसकी मदद मिलती तो बेशक प्रोग्रेस होती, लेकिन हम इंसान का चेहरा तो जान सकते हैं, पर उसका दिल नहीं, खासकर डिवाइन बीन प्लस जैसे बेजोड़ खजाने के सामने। भले ही उसने पहले ऐसी कोई नियत ना दिखाई हो, लेकिन जब वो इस महल के साथ दिन रात रहेगा तो लालच ना आना मुश्किल है। फैंग दी चांग अभी भी आश्वस्त नहीं था। उसने पूछा, हाल ही में सुंग बुजिन की तरफ से कोई हरकत हुई है? फैंग यू ने सच्चाई से जवाब दिया, कोई हरकत नहीं हुई। लेकिन लॉर्ड सुंग बुजिन को टारगेट करने वाली अफवाहें हैं कि वो असल में ओल्ड मन ली शेन का वारिस है, एक डिमोनिक वंशज जिसे हमारे क्लैन ने भारती किया था। ये भी अफवाह है कि वान क्लैन इस मामले की जांच करेगा और लॉर्ड सुंग बुजिन की पहचान वेरीफाई करेगा। फैंग दी चांग ने नाक सिकुड़ी। ये लोग अभी भी सुंग बुजिन को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बहाने में थोड़ा दम है। ये कम से कम पिछली अफवाह से थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक है कि वो शैतान फैंग युआन है। फैंग दी चांग ने टांस कसा। उस बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पिछली अफवाह ही सच थी, बल्कि हाल ही की अफवाह सच को तोड़ मरोड़ रही थी। ओल्ड मनले शेन एक वान क्लैन का विजडम पाथ गु इमॉर्टल था, लेकिन कल्टीवेशन के दौरान एक हादसे की वजह से उसने अपना आपा खो दिया और एक पागल बन गया। उसके पास रैंक 7 कल्टीवेशन थी और पागल होने के बाद उसकी ताकत और भी बढ़ गई। उसने वैन क्लैन को भारी नुकसान पहुंचाया और यहां तक कि दूसरे राइचस पाथ फोर्सेस के गु इमॉर्टल्स को भी मार डाला। इस दौरान वेस्टर्न डेजर्ट के गु इमॉर्टल वर्ल्ड में इससे हंगामा मच गया था। कई राइचस पाथ फोर्सेस ने मिलकर ओल्ड मनली शेन को घेरने और मारने के लिए गठबंधन किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी किया, उन्हें ओल्ड मनली शेन का कोई निशान नहीं मिला। वो पूरी तरह से गायब हो गया था और ये मामला अनसुलझा रह गया। फैंग दी चांग ने गहराई से कहा, सुंग बुजिन की ताकत शानदार है, वो इस तरह की सस्ती चालों को समझता है, लेकिन उससे फैंग क्लैन ज्वाइन किए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, इसलिए ये नॉर्मल है कि यूज फैंग क्लैन की कमजोरी माना जा रहा है। हमें इस पर ध्यान देना होगा और यूज हेवनली ड्यू ओएसिस में ही रहने देना होगा। हम उस कोई भी ऐसी जल्दबाजी वाली हरकत नहीं करने दे सकते जिससे दुश्मनों को हम पर उंगली उठाने का मौका मिले। रही बात उसकी आइडेंटिटी की, हमारा फैंग क्लैन उसके लिए यूज क्लियर करेगा और वेस्टर्न डेजर्ट के राइचस पाथ को एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन देगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, फैंग दी चांग का एक्सप्रेशन बदल गया। फैंग यू ने बदलाव देखा और पूछा, क्या हुआ? फैंग दी चांग के पीले और कमजोर चेहरे पर अब एक राख जैसी रंगत आ गई थी। सुंग बुजिन ने एक चिट्ठी भेजी है जिसमें कहा है कि उसने रिवर्स डिड्यूस किया और पास में एक विजडम पाथ गु इमॉर्टल को ढूंढ लिया है, जो शायद वही है जिसने अफवाहें फैलाई हैं। वो पहले ही उन्हें पकड़ने के लिए निकल चुका है। फैंग यून हक्का बक्का रह गया। क्या? नियमों के अनुसार जो गु इमॉर्टल्स रिसोर्सेज की रक्षा के लिए तैनात द, उन्हें बाहर निकलने के लिए क्लैन को रिपोर्ट करना होता था। वो तभी निकल सकते थे जब क्लैन इसकी इजाजत दे, लेकिन सुंग बुजिन का एक्शन इसके उल्टा था। उसने रिपोर्ट करने से पहले हाई एक्शन ले लिया। चाहे फैंग क्लैन माने या ना माने, वो अपने तैनात इलाके से निकल चुका था। आखिरकार है तो वो एक अकेला कल्टिवेटर, उसका नेचर जंगली है। फैंग दी चांग ने दांत पीसे, और इत्तेफाक से वो गंभीर रूप से घायल था और इस वक्त ज्यादा डिड्यूस नहीं कर सकता था। वो सिर्फ फैंग क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर फैंग गोंग से कांटेक्ट कर सकता था और यूज जल्द से जल्द सुंग बुजिन की मदद के लिए भेजे सकता था। फैंग यून थोड़ा उलझन में था। सिचुएशन शायद इतनी बुरी ना हो। क्या हम फर्स्ट सुप्रीम एल्डर को मदद के लिए भेजे कर ज्यादा हंगामा नहीं कर रहे हैं? लॉर्ड सुंग बुजिन एक विजडम पाथ गु इमॉर्टल है, उसने जरूर निकलने से पहले डिड्यूस किया होगा और इस मामले को संभालने का कॉन्फिडेंस होगा। फैंग दी चांग का एक्सप्रेशन काला था। सुंग बुजिन बेशक असाधारण है, लेकिन वो घमंडी है और इसका इस्तेमाल दूसरे उसके खिलाफ साजिश रचने के लिए कर सकते हैं। बहुत बुरा होगा अगर अनराइचस पाथ फोर्सेस ने जानबूझकर उस फंसाया हो और जालों की एक सीरीज सेट की हो। अगर वो पकड़ा गया या मारा गया, तो वो क्लान्स लोहे जैसे सबूत गढ़कर हमारे फैंग क्लैन को फंसा सकते हैं और फिर हमारे क्लैन को और दबा सकते हैं। जाहिर है, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। चलो उम्मीद करते हैं कि ये सिर्फ मेरी निराशावादी सोच है।
सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा फैंग क्लैन इस जरूरी वक्त पर ऐसी गलती नहीं कर सकता। फैंग यू को समझ आया और उसका एक्सप्रेशन भी बिगड़ गया। उसने एक जबरदस्ती की मुस्कान दी। इतना सीरियस नहीं होना चाहिए, है ना? लेकिन मामला उतना हाई सीरियस था। जब फैंग युआन यूएस जगह पहुंचा, तो विजडम पाथ गु इमॉर्टल वान लियांग ने एक आरामदायक एक्सप्रेशन के साथ कहा, सुंग बुजिन, तुम आखिरकार आ ही गए, मैंने काफी देर इंतजार किया। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, तैयार इमॉर्टल बैटलफील्ड एक्टिवेट हो गया और फैंग युआन को फंसा लिया। तो ये एक जाल था। फैंग युआन, जो सुंग बुजिन के भेस में था, ने टैंस कसा। उसकी निगाहें चमक उठी जब उसने अपनी तरफ आते हुए 3 गु इमॉर्टल्स को देखा। ये तीनों गु इमॉर्टल्स रैंक 7 के थे। एक लंबा और पतला था, हरे रंग का चोगा पहने हुए और चक्रवातों से घिरा हुआ था। उसका नाम वैन सियो था। उसने कॉन्फिडेंस से कहा, सुंग बुजिन, तू कैसा विजडम पाथ गु इमॉर्टल है? इतनी आसानी से हमारे जाल में आ फंसा। दूसरे गु इमॉर्टल वैन हाओ ग्वांग का चेहरा नहीं दिख रहा था। उसका पूरा शरीर रोशनी के कवच से ढका हुआ था जिससे बेहद ज्यादा गर्मी निकल रही थी। मोटा रोशनी का कवच भिन्न भिन्न की आवाजें निकाल रहा था। सुंग बुजिन, अगर तू समझदार है तो खुद को पकड़वा दे, हमारे वान क्लैन की तरफ हो जा और फैंग क्लैन को एक्सपोज कर। हम तुझे मुश्किल में नहीं डालेंगे और यहां तक कि तुझे एक सम्मानित मेहमान की तरह ट्रीट करेंगे। तीसरा गु इमॉर्टल विजडम पाथ गु इमॉर्टल था जिसने फैंग युआन को लुभाया था। वो वैन लियांग था। उसका माथा सूजा हुआ था और चेहरा बदसूरत, लेकिन वो इस वक्त मुस्कुरा रहा था। दोस्त सुंग बुजिन, एक विजडम पाथ गु इमॉर्टल होने के नाते तुम्हें अभी की सिचुएशन के बारे में और भी जानकारी होनी चाहिए। भले ही तुम आज बच जाओ, फ्यूचर में तुम्हारे पास अनंत मुसीबतें आएंगी। तुम्हें ऐसे वक्त में फैंग क्लैन में नहीं होना चाहिए। फैंग युआन ने एक बेरहम एक्सप्रेशन के साथ तंज कसा। उसका भेस बदला हुआ रूप सुंग बुजिन पतला दिखता था, लंबे भौर बालों और एक जोड़ी काली अनु के साथ जो जीवन के उतार चढ़ाव और महत्वाकांक्षा से भरी लगती थीं। वो इमॉर्टल बैटलफील्ड के अंदर फंसा हुआ था और उसने तीनों इमॉर्टल्स की बातें भी सुनी, लेकिन उसके एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया। ये तो स्वाभाविक था, क्योंकि फैंग युआन ने अपनी ताकत छुपा रखी थी। सिर्फ ये 3 रैंक 7 हाई नहीं, भले हाई 3 रैंक 8 होते, वो निडर होता और शायद खुश भी। वैन क्लैन के तीनों इमॉर्टल्स ने सोचा कि उन्होंने फैंग युआन को फंसा लिया है। उन्हें क्या पता था कि फैंग युआन इस बार सदर्न बॉर्डर से खास तौर पर उनसे निपटने और वेस्टर्न डेजर्ट में हंगामा मचाने के लिए लौटा था। पिछले कुछ समय से वैन लियांग लगातार फैंग युआन को डिड्यूस कर रहा था। फैंग युआन के पास एम्परर यामा का प्रोटेक्शन था जिसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन इससे फिर भी उसकी सोल फाउंडेशन कम हो रही थी और ये काफी परेशान करने वाला था। इसलिए यूस इस बार उनसे छुटकारा पाना ही था। फैंग युआन ने तुरंत अपने इमॉर्टल एपर्चर का एंट्रेंस खोला और सोल बीस्ट्स को छोड़ दिया। डेसोलेट सोल बीस्ट्स और एंशिएंट सोल बीस्ट्स एक के बाद एक बाहर आए, जिससे वान क्लैन के इमॉर्टल्स शॉक्ड हो गए। ये तो विजडम पाथ गु इमॉर्टल था ना? इतने सारे सोल बीस्ट्स को कैसे कंट्रोल कर रहा है? चाहे तुम कितने भी सोल बीस्ट्स लड़ाओ, इस इमॉर्टल बैटलफील्ड में ये बेकार है। वैन सियो ने इमॉर्टल बैटलफील्ड को एक्टिवेट किया। एक विशाल टॉर्नेडो तुरंत उठा और धीरे धीरे फैंग युआन की तरफ बढ़ने लगा। सोल बीस्ट्स फैंग युआन के आसपास घने रूप से इकट्ठा थे और उसके धीरे धीरे मोबिलाइज करने के साथ उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। उसके पास इतने सारे सोल बीस्ट्स कैसे हो सकते हैं? वैन क्लैन के 3 इमॉर्टल्स और भी ज्यादा हिल गए। यह सुंग बुजिन साफ तौर पर एक विजडम पाथ गु इमॉर्टल था, लेकिन इतनी बड़ी सोल बीस्ट आर्मी को कंट्रोल कर रहा था। क्या वो अपने में पद को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट नहीं कर रहा था? टॉर्नेडो की स्पीड और भी तेज हो गई और फैंग युआन की सोल बीस्ट आर्मी के करीब पहुंच गई। सोल बीस्ट्स ने दहाड़ मारी और पलटवार किया, लेकिन टॉर्नेडो इस इमॉर्टल बैटलफील्ड में स्वर्गीय शक्ति रखता था। भले ही वो कमजोर हो गया था, लेकिन वो बेहद स्थिर था। फैंग युआन ने खुद एक किलर मूव एक्टिवेट करके टॉर्नेडो को रोका। किलर मूव देखकर वान क्लैन के तीनों इमॉर्टल्स का शॉक थोड़ा कम हुआ। फैंग युआन ने सोल पाथ किलर मूव की जगह एक विजडम पाथ किलर मूव का इस्तेमाल किया था। ऐसे काम नहीं चलेगा, उसके पास जैसे अनंत सोल बीस्ट्स हैं। मेन अटैक करूंगा, वैन हाओ ग्वांग ने चिल्लाया। जाओ, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। वैन लियांग ने हामी भरी। वैन हाओ ग्वांग सोल बीस्ट आर्मी को चीरते हुए आगे बढ़ा। वो बेहद तेज था, लाइट पाथ की श्रेष्ठता को पूरी तरह से दिखा रहा था। जब भी फैंग युआन सोल बीस्ट आर्मी को यूज घेरने के लिए मोबिलाइज करता, वैन लियांग और वैन सियो किलर मूव्स एक्टिवेट करके वैन हाओ ग्वांग को प्रोटेक्ट करते। उनके बेहतरीन कोऑर्डिनेशन से वैन हाओ ग्वांग बीच तक पहुंच गया। फैंग युआन का एक्सप्रेशन नहीं बदला और उसने 4 और सोल बीस्ट्स को छोड़ दिया।
वैन हाउ ग्वांग का मोमेंटम जोर से रुका और उसने डर से कहा, इमेमोरियल सोल बीस्ट्स। वैन लियांगहा और वान सियो हैरान रह गए, दोनों ने एक अविश्वसनीय टोन में कहा, 4? चैप्टर 1800 फालतू ख्यालों का जन्म। एक इमेमोरियल सोल बीस्ट में रैंक 8 की बैटल स्ट्रेंथ थी और एक ही साथ 4 सामने आ गए थे। वैन क्लैन के तीनों इमोर्टल्स के दिलों में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। फैंग युआन ने चारों इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट्स को अपनी रक्षा करने का आदेश दिया। उसने काला चोगा पहना हुआ था और उसके हाथ पीठ के पीछे बंधे थे। वो एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट पर खड़ा था और नफरत से बोला, सिर्फ तुम तीनों के दम पर मुझे फंसाने का प्लान बनाया था? वैन लियांगहा की एक भड़क उठी। वैन सियो का चेहरा राख जैसा हो गया। वैन हाउ ग्वांग का दिल तेजी से डूब गया। सुंग बुजिन की ताकत उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। अन सबको एहसास हुआ, सुंग बुजिन ने शायद पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ये एक जाल है, लेकिन वो फिर भी आ गया। ऐसा ट्रम्प कार्ड हो तो कोई भी कॉन्फिडेंट होगा। वैन क्लैन के तीनों इमोर्टल्स को लगा कि अब पछताने में बहुत देर हो चुकी है। शांत रहो, आखिरकार वो एक विजडम पाथ गु इमोर्टल है, वो जरूर जबरदस्ती इन 4 इमेमोरियल सोल बीस्ट्स को कंट्रोल कर रहा होगा। सही कहा, ये 4 इमेमोरियल सोल बीस्ट्स शायद सिर्फ दिखावे के हैं। और अगर ये असली भी हैं, तो मैं देखना चाहता हूं कि उसका विजडम पथ और सोल पथ कितना अच्छा कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। तीनों इमोर्टल्स ने अपना हौसला बनाए रखा और फैंग युआन पर एक बार फिर हमला किया। फैंग युआन ने हमला नहीं किया और सिर्फ बचाव किया। इसलिए बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वैन क्लैन के तीनों इमोर्टल्स का पलड़ा भारी है। वैन सियो एक इमोर्टल बैटलफील्ड को कंट्रोल कर रहा था और साथ हाई किलर मूव्स भी एक्टिवेट कर रहा था। हवा के भाले फेंक रहा था जो हर बार में एक एंशिएंट सोल बीस्ट को या तो बुरी तरह जख्मी कर देते या मार देते। वैन हाउ ग्वांग रोशनी के एक मोटे कवच से ढाका हुआ था। वो सोल बीस्ट आर्मी के बीच दीवानों की तरह दौड़ रहा था, जिधर से भी गुजरता कतलर ए आम मचा देता। विजडम पाथ गु इमोर्टल वैन लियांगहा लड़ाई को कमांड कर रहा था और साथ हाई लगातार सोल बीस्ट आर्मी में फैंग युआन की लोकेशन को डिड्यूस कर रहा था। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई, वैन क्लैन के तीनों इमोर्टल्स का सर दर्द बढ़ता गया, क्योंकि भले ही उन्होंने बहुत सारे सोल बीस्ट्स को मार दिया था, फैंग युआन द्वारा छोड़े जाने वाले सोल बीस्ट्स की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। यह सोल बीस्ट्स एकजुट दी और फैंग युआन को हर तरफ से कवर किए हुए एक टाइट डिफेंसिव लाइन बना रहे थे। इतनी घनी सोल बीस्ट आर्मी के साथ वैन क्लैन के तीनों इमोर्टल्स का सबसे अच्छा तरीका था बड़े एरिया ऑफ इफेक्ट किलर मूव्स का इस्तेमाल करना। लेकिन जब भी वो ऐसे किलर मूव्स इस्तेमाल करते, फैंग युआन किलर मूव्स को डिसरप्ट करने के लिए आगे बढ़ता। भले ही कुछ अटैक्स निकल जाते, लेकिन इससे ओवरऑल सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि एरिया ऑफ इफेक्ट किलर मूव्स ज्यादातर बेअसर वैन क्लैन के तीनों इमोर्टल्स को सिंगल टारगेट किलर मूव्स इस्तेमाल करके सोल बीस्ट्स को एक एक करके मारने पर मजबूर होना पड़ा। वो लीडर का सर काटो वाली स्ट्रैटेजी अपना रहे थे, फैंग युआन को मारने के लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। वैन क्लैन के तीनों इमोर्टल्स का आपस में अच्छा तालमेल था, हर कोई लड़ने में माहिर था और उनका कोऑपरेशन बिना किसी कमी के टाइट था। तीनों इमोर्टल्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, जिससे उनकी बैटल स्ट्रेंथ बेहद मजबूत हो गई थी। यहां तक कि पीक रैंक 7 बैटल स्ट्रेंथ वाला भी उनके सामने मुश्किल सिचुएशन में पड़ जाता। बदकिस्मती से उनका सामना फैंग युआन नाम के राक्षस से हो रहा था। 4 इमेमोरियल सोल बीस्ट्स ने कोर डिफेंसिव लाइन बनाई हुई थी। कई राउंड्स के अटैक्स के बाद इस डिफेंसिव लाइन की ताकत ने वैन क्लैन के तीनों इमोर्टल्स को और भी ज्यादा निराश कर दिया। डैम इट, बहुत कम मौके मिल रहे हैं, वैन हाउ ग्वांग ने नाखुशी से कहा। उससे अभी अभी एक गैप मिला था जिससे वो सेंट्रल डिफेंसिव लाइन को तोड़ सकता था, लेकिन लगभग तुरंत ही कई एंशिएंट सोल बीस्ट्स उस गैप को भरने के लिए आ गए। यहां बहुत ज्यादा सोल बीस्ट्स हैं। सुंग बुजिन सच में इतनी पावरफुल सोल बीस्ट आर्मी को कमांड कर सकता है। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि वो साफ तौर पर इस ताकत का इस्तेमाल हमारे इमोर्टल बैटलफील्ड को तोड़ने की कोशिश में कर सकता है, लेकिन उसने इसके बजाय खुद को इतनी टाइटली प्रोटेक्ट करना चुना है। वैन सियो ने काले चेहरे के साथ बड़बड़ाया। वैन लियांगहा का एक्सप्रेशन भी उतना ही बिगड़ा हुआ था। मैंने इस सुंग बुजिन को कम आंका था। अगर वो अटैक करना चुनता तो हमें ज्यादा मौके मिलते, लेकिन वो खुद को बचाना चुन रहा है। फैंग क्लैन की रिइंफोर्समेंट्स शायद पहले ही रास्ते में होंगी। हमें क्या करना चाहिए? वैन सियो ने वैन लियांगहा की तरफ देखा। ये सिचुएशन उनके लिए काफी अजीब थी। उनका प्लान था कि वो अपनी ताकत को मिलाकर सुंग बुजिन को जल्दी से पकड़ लेंगे। भले हाई सुंग बुजिन के पास पीक रैंक 7 बैटल स्ट्रेंथ हो, इस प्लान के सफल होने का काफी चांस था। लेकिन जब फैंग युआन ने 4 इमेमोरियल सोल बीस्ट्स निकाले, उनका प्लान तुरंत हिल गया।
जब फैंग युआन ने खुद को कछुए की तरह शेल में बैंड कर लिया, वैन क्लैन का प्लान पहले ही बर्बाद हो चुका था। वैन लियांग है एक विजडम पाथ गु इमॉर्टल था। भले ही उसका अटेनमेंट लेवल फैंग दी चांग जितना ऊंचा नहीं था, वो बेहद तेज था और पहले ही पीछे हटने का इरादा कर चुका था। लेकिन इस वक्त पीछे हटना आसान नहीं था। इमॉर्टल बैटलफील्ड सेट हो चुका था। अगर वो इसे कैंसिल करने की पहल करते तो इससे एक बड़ा ओपनिंग मिल जाता। सूंग बू जिन भी एक विजडम पाथ गु इमॉर्टल था, वो भला ऐसे मौके को कैसे छोड़ता। इसके अलावा अभी की सिचुएशन पूरी तरह से निराशाजनक नहीं थी। वैन क्लैन के तीनों इमॉर्टल्स के पास अभी भी ट्रम्प कार्ड्स दी इस्तेमाल करने के लिए। वैन लियांग है एक दुर्लभ पाल के लिए हिचकिचाया। फैंग युआन शांत और स्थिर था। अगर वो अपनी असली ताकत दिखा देता तो यह तीन वैन क्लैन इमॉर्टल्स शायद तुरंत भीख मांगने लगते। लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता था। वैन लियांग को तो मरना ही था। ये रैंक 7 विजडम पाथ इमॉर्टल यूज लगातार डिड्यूस कर रहा था और परेशान कर रहा था। रही बात दूसरे दो की, फैंग युआन उन्हें जिंदा देखना चाहता था। जब वो सूंग बू जिन के भेस में था, फैंग युआन ने खास तौर पर इस आइडेंटिटी के लिए विजडम पाथ इमॉर्टल गु और मेथड्स का एक सेट तैयार किया था। ए फ्लैट, ये मेथड्स और भी ज्यादा हो गए थे। फैंग युआन ने चुपके से इमॉर्टल गु डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स को एक्टिवेट किया ताकि एक इमॉर्टल किलर मूव तैयार कर सके। वैन हाउ ग्वांग की नज़र हर तरह के सोल बीस्ट से भरी हुई थी। बाहर से सोल बीस्ट आर्मी एक फैलते हुए स्याही के धब्बे की तरह लग रही थी, और वान हाउ ग्वांग का मोटा रोशनी का कवच एक रोशनी के कण की तरह लग रहा था जो काली स्याही के धब्बे में डूब गया था। वैन हाउ ग्वांग हर तरफ से घिरा हुआ था, लेकिन उसने कोई कायरता या भागने का इरादा नहीं दिखाया। आगे आगे आगे। वो एक तेज तलवार की तरह था जो घनी सोल बीस्ट आर्मी को चीरता हुआ आखिरकार फैंग युआन की तरफ बढ़ा। लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार थीं। ज्यादातर वक्त वो बीच में ही अपना मोमेंटम खो देता, और कुछ मामलों में जहां वो लगभग सफल हो गया था, उस 4 इमेमोरियल सोल बीस्ट्स ने रोक लिया। सामने 6 एंशिएंट सोल बीस्ट्स हैं। वो लंबे और मजबूत हैं, 2 कतरों में खड़े हैं। पीछे 2 एंशिएंट सोल बीस्ट्स हैं। वो बहुत तेज हैं और हमेशा मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं रुक नहीं सकता। एक बार रुक गया और उनसे उलझ गया तो ये बढ़त फैल मानी जाएगी। लेकिन मैं सीधे आगे भी नहीं बढ़ सकता। सामने वाले एंशिएंट सोल बीस्ट साफ तौर पर सूंग बू जिन द्वारा कंट्रोल की गई दीवार हैं। ये एक मोटी डिफेंसिव लाइन है। मुझे अपनी दिशा बदलनी होगी। सही। सामने बाएं तरफ का एंशिएंट सोल बीस्ट एक मांटिस जैसा दिखता है। इस अपीयरेंस का मतलब है कि इसका ऑफेंस पावरफुल है लेकिन डिफेंस कमजोर। मैं इस तरफ से आगे बढ़ूंगा। वैन हाउ ग्वांग एक लाइट पाथ गु इमॉर्टल था और उसके पास एक रहस्यमयी लाइट पाथ किलर मूव था जो उसके दिमाग में रोशनी के विचार पैदा कर सकता था। वो इस तरह के विचारों का इस्तेमाल करके बेहद तेजी से सोच सकता था। इसी किलर मूव की वजह से वैन हाउ ग्वांग हमेशा एक पाल में सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच सकता था। उसने विशाल सेना के बीच से निकलने के लिए सबसे सही रास्ता चुना। वैन हाउ ग्वांग आगे बढ़ा। भले ही उसे मांटिस जैसे एंशिएंट सोल बीस्ट से एक भारी चोट लगी, उसने 2 तरफा हमले की अजीब सिचुएशन से बच लिया। हाँ, मैं सफल हो गया। मैं अभी भी आगे बढ़ सकता हूं। इस करंट सिचुएशन में पीछे हटने से पहले अभी भी उम्मीद है। मेन अटैकर हूं। मुझे सामने से सूंग बू जिन पर बहुत प्रेशर डालना होगा। वैन सियो और वान लियांग है के मेथड्स के साथ सूंग बू जिन को मारने का मौका मिलेगा। अभी की सिचुएशन असल में काफी खतरनाक थी। अगर ये मैंटिस सोल बीस्ट इत्तेफाक से कमजोर डिफेंस वाला ना होता तो मुझे नहीं पता मैं क्या करता। अगर सूंग बू जिन ने सोल पाथ या एंस्लेवमेंट पाथ कल्टिवेट किया होता तो शायद अभी कोई उम्मीद ना होती। लेकिन सूंग बू जिन विजडम पाथ कल्टिवेट करता है। उसने अभी तक कोई ऐसा किलर मूव नहीं दिखाया जो सोल पाथ के साथ कोऑर्डिनेट करे। उसके पास ऐसा मेथड नहीं होना चाहिए। लेकिन सिर्फ 4 इमेमोरियल सोल बीस्ट्स को कंट्रोल कर पाना ही उसकी ताकत दिखाता है। ये साफ तौर पर एक पीक रैंक 7 एक्सपर्ट है। अगर उसके पास एक फिटिंग सोल पाथ मेथड होता तो वो शायद एक रैंक 8 गु इमॉर्टल का भी कुछ मूव्स तक सामना कर सकता था। अगर मैं ऐसे दुश्मन को मार सका तो मैं क्लैन के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दूंगा। ऐसे शानदार बैटल मेरिट के साथ मेन फ्यूचर में लेडी ची कियाओ से मिलने पर शेखी भी बघार सकता हूं। 1 मिनट रुको। मैं अभी लड़ाई में हूं। मैं अपना ध्यान कैसे भटका सकता हूं और पर्सनल रिश्तों के बारे में सोच सकता हूं। सोच रहा हूं, लेडी ची कियाओ सच में बहुत क्यूट है। भले ही उसके पास हैरान करने वाली खूबसूरती नहीं है, वो दयालु और समझदार है। वो सच में मेरी आइडियल औरत है। लेकिन वो मेरा प्यार क्यों नहीं एक्सेप्ट करती? शायद मुझे उस पाने का तरीका बदलना चाहिए।
मुझे 1 या 2 छोटे गिफ्ट्स भेजने चाहिए। अगर गिफ्ट बहुत महंगा हुआ तो उसका मतलब खत्म हो जाएगा। मुझे एक घास का खिलौना गुड़िया बनकर उस देना चाहिए, क्या वो उससे खुश होगी? ये अच्छा आइडिया है। घास की गुड़िया के अलावा मैं एक घास का खरगोश, एक घास की टोपी या एक घास का मांटिस भी बन सकता हूँ। वो मैंटिस सोल बीस्ट अभी बिल्कुल यूएस मांटिस जैसा दिख रहा था जिसे मैं बचपन में पकड़ता था। बूम! एक बड़ा धमाका हुआ जब वान हाउ ग्वांग को सोल बीस्ट ने घेर लिया। भारी हमले उसके कवच पर हर दिशा से पड़े। वैन हाउ ग्वांग की सोचने की प्रक्रिया अस्त व्यस्त हो गई थी और वो लड़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण यूएस पर ये भारी हमले हुए। उसका कवच बुरी तरह से बिगड़ गया और वो चकराया हुआ और बेहोश सा हो गया। वैन सियो ने वैन हाउ ग्वांग को खतरे में देखा और जल्दी से एक इमॉर्टल किलर मूव एक्टिवेट किया ताकि घिराव तोड़ सके। लेकिन ठीक उसी वक्त वैन लियांग है अचानक चिल्लाया, मत करो। वैन सियो की रिएक्शन स्पीड किसी वजह से थोड़ी धीमी हो गई थी। उसने पहले हाई इमॉर्टल किलर मूव एक्टिवेट कर दिया था। किलर मूव का एक्टिवेशन फेल हो गया और एक जोरदार हवा का झोंका पलटवार कर गया, उसके हाथों को चीथड़े कर दिया। उसका शरीर ऐसे कांपा जैसे उस बिजली का झटका लगा हो। उसके नाक से खून बहने लगा और उसका चेहरा मौत जैसा सफेद पड़ गया। ओ, आखिरकार वो एक विजडम पाथ गो इमॉर्टल है। आखिरकार उसने रिएक्ट कर ही दिया। फैंग युआन सोल बीस्ट आर्मी के भारी सुरक्षा के नीचे हल्के से मुस्कुराया। उसने जो किलर मूव अभी इस्तेमाल किया था वो था डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स जनरेशन। ये एक सर्टन रंगे के अंदर दुश्मनों के दिमाग में फालतू के ख्याल पैदा कर सकता था। किलर मूव का असर शुरू में साफ नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता दुश्मनों के दिमाग में और ज्यादा फालतू के ख्याल आते जो उनके नॉर्मल सोचने की प्रक्रिया में डिस्टर्ब करते। वैन हाउ ग्वांग सबसे पहले फालतू के ख्यालों से प्रभावित हुआ क्योंकि वो फैंग युआन के सबसे नजदीक था। उसने बैटलफील्ड में अपना ध्यान भटकाया और दूसरी चीजों के बारे में सोचने लगा, जिसके कारण वो घिर गया और यूएस पर हमला हुआ। वैन सियो इस मूव से डिस्टर्ब हो गया और जब उसने अपना इमॉर्टल किलर मूव एक्टिवेट किया तो अचानक उसके दिमाग में फालतू के ख्याल आ गए। किलर मूव फेल हो गया और वो बुरी तरह जख्मी हो गया। वैन लियांग है एक विजडम पाथ गु इमॉर्टल था। उससे कुछ गलत लगा और उसने दृढ़ता से फैसला किया, यह सुंग बू जिन सच में बहुत धोखेबाज है। उसके पास असल में ऐसा अजीब मेथड है। हमें उसकी डिटेल्स नहीं पता थी और हम तैयार नहीं थे, इसलिए बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। मौका अब हाथ से जा चुका है। हमें अब लौटना चाहिए और इस मूव को तोड़ने का कोई तरीका सोचना चाहिए, तभी हम फ्यूचर में उसका सामना करेंगे। जैसे ही वो सोच रहा था, वुश! बड़ी सोल बीस्ट आर्मी एक टूटे हुए बांध की तरह आगे बढ़ी। अनगिनत सोल बीस्ट्स एक बांध की तरह बाहर निकल पड़े। चैप्टर एंड।